बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रिस्पायरेटरी सिस्टम के स्ट्रक्चर्स में से आज हमारा लास्ट लेक्चर होगा एंड द टॉपिक इज एल्वियोलाई एंड लंग्स। यहां यहां एक डिटेल्ड लेबल डायग्राम मौजूद है जहां से आपको एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारी चीजें ये क्लियर हो जाएगी आज। तो एल्वियोलाई और लंग्स को यहां पे डिटेल से डिस्कस करेंगे, कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं, इसके फंक्शंस हमारे पास क्या है और कंपोजिशन स्पेशली जो इससे पहले के लेक्चर में भी आपको बता चुका हूं। अगर आपने इससे पहले के लेक्चर नहीं देखे तो आपको सीक्वेंस में ये लेक्चर बायोलॉजी के साथ साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, लॉजिकल रीजनिंग एंड इंग्लिश, ये सारे लेक्चर एंट्री टेस्ट के आपको alicoachingacademy.com और इसके साथ टॉपर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल से मिल सकते हैं। नाउ टर्न टुवर्ड द टॉपिक। एल्वियोलाई को पहले जरा डिस्कस करते हैं, कुछ थ्योरेटिकल चीजें हैं, फिर डायग्राम की तरफ आऊंगा, सारी बातें होगी, उसको फिलहाल छोड़ दें और फोकस आप अपनी यहां पे रखें। सबसे पहली बात, ये एल्वियोलाई का जो वर्ड है लैटिन वर्ड है और ये याद रखिए इसका मतलब कैविटी है। इसका मतलब कैविटी है, सेक है, चैम्बर है, एम्प्टी स्पेस है। तो ये स्मॉल स्पेसेस है, स्मॉल कंटेनर्स है, चैम्बर्स है जो कि रिस्पॉन्सिबल है गैसियस एक्सचेंज के लिए ब्लड के साथ। और स्पेशली यहां जो एक्सचेंज होगी दैट इज द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इन दो चीजों को आपने फिलहाल जहन में रखना है। पॉइंट टू बी नोटेड फॉर एमसीक्यू, एल्वियोलाई का जो वॉल है वो हमारे पास 0.1 माइक्रोमीटर होगा, ठीक है ना। 0.1 माइक्रोमीटर इसकी थिकनेस होगी। जितनी थिकनेस कम होती है, इससे पहले बात हुई थी हमारी, यहां एफिशिएंट डिफ्यूजन होगा। थिकनेस जब कम होगी तो एफिशिएंट डिफ्यूजन होगी। और इनके नंबर्स अगर आप देखें 700 मिलियन एल्वियोलाइज ये आपके दोनों लंग्स में है। 700 मिलियन एल्वियोलाइज ये आपके दोनों लंग्स में है जो कवर करते हैं 70 टू 90 मीटर स्क्वायर एरिया का। एक एमसीक्यू आपको बताया था मैंने कि सरफेस एरिया के साथ गैसियस एक्सचेंज का डायरेक्ट रिलेशन है, यानी सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा उतना अमाउंट ऑफ गैसेस ज्यादा डिफ्यूज होंगे। और थिकनेस के साथ इनवर्स रिलेशन है, जितना थिक होगा उतना डिफ्यूजन में डिफिकल्टी होगी और थिन सरफेस से डिफ्यूजन ये सही तरीके से होगी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर योर एमसीक्यूज, कंपोजिशन ऑफ द वॉल्स ऑफ एल्वियोलाई, यहां पे है स्क्विमस एपिथेलियम। इसको याद कर ले, ठीक है। ये हमारे पास स्क्विमस एपिथेलियम है। अगर आप स्क्विमस एपिथेलियम को देखें ना तो ये आपको फ्लैट सेल्स मिलेंगे। ये फ्लैट सेल्स हैं और इनका मेन जो काम है वो हमारे पास क्या होगा, वो डिफ्यूजन का प्रोसेस होगा। क्लियर हो गई बात। एक्सचेंज ऑफ गैस। एक और पॉइंट को यहां कंपेयर कर रहा हूं क्योंकि बाद में फिर एमसीक्यूज पे चीजें आ जाती है, आपको कंपैरिजन का पता नहीं होता। एक और वर्ड यूज होता है कॉल्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ये लिख ले अपने पास, क्यूबॉइडल एपिथेलियम सेल्स जो है ये क्यूब शेप हमारे पास सेल्स होंगे और ये सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो सिक्रीशन के लिए क्यूबॉइडल एपिथेलियम को याद रखें और डिफ्यूजन के लिए आप याद कर ले स्क्विमस एपिथेलियम को। एमसीक्यू इस पे आ सकते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ एपिथेलियम इज इन्वॉल्व इन डिफ्यूजन, तो फिर आप क्या कहेंगे, स्क्विमस एपिथेलियम। एंड विच वन इज इन्वॉल्व इन सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, तो फिर करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्यूबॉइडल एपिथेलियम होगा। ये कुछ जनरल इंफॉर्मेशन थी एल्वियोलाई के बारे में जो आपने याद करनी है एमसीक्यूज के लिए। अब आए जरा डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स की तरफ, इसको डिस्कस करते हैं। बट बच्चे आपको बता रहा हूं, पेन उठाएं अपना और अपनी नोटबुक अपने सामने रखें क्योंकि इधर मेरे पास मजीद जगह नहीं है कि वो इंफॉर्मेशन मैं लिख लूं। तो बेहतर ये होगा कि मैं जो चीजें साथ साथ एक्सप्लेन कर रहा हूं वो आप नोट करते जाएं। डायग्राम से आपको समझ आती जाएगी और आपने साथ साथ इसको नोट करना है। लुक एट हियर। सबसे पहली जो बात है वो ये है, लंग्स की लोकेशन क्या है, बॉडी के कौन से कैविटी के अंदर ये मौजूद है। सो आंसर क्या होगा,
चेस्ट कैविटी और थोरेसिक कैविटी। क्लियर हो गई बात। अब जरा तवज्जो आपने रखनी है, गौर से देखें। पहले कैविटी को डिस्कस करूं। जस्ट इमेजिन इस वक्त ये पूरी हमारे पास कैविटी है, बस यहां तक कंसिडर कर लें कि यहां तक ये चेस्ट कैविटी है। तो ये 3 जगहें हैं, मजीद इसमें सब कैविटीज 3 है। एक है हमारे पास राइट साइड, दूसरा है हमारे पास लेफ्ट साइड, और एक है सेंटर वाला। ये देखिए गौर से, लेट से मैं अगर इसको कंसिडर करूं कि ये राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है, ठीक है, एक राइट और एक लेफ्ट साइड। मैं अगर ऐसे खड़ा हूं ना, तो ये कौन सा है? राइट चेस्ट कैविटी। ये कौन सी है? लेफ्ट चेस्ट कैविटी। अब आपने बच्चे याद ऐसे करना है, पॉइंट ये है, लेफ्ट लंग इज लोकेटेड इन लेफ्ट कैविटी, राइट लंग इज लोकेटेड इन राइट कैविटी। बट एक चीज आपको यहां बताने लगा हूं जो इस चैप्टर में नहीं है। द सेंट्रल रीजन, ये जो स्पेस आपको खाली नजर आ रहा है, दिस इज टर्म्ड एज मेडियस्टिनम। और लिख ले अपने पास, आपका जो दिल है वो इस मेडियस्टिनम में है। क्लियर हो गई बात। चेस्ट कैविटी में आपको 2 इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स नजर आ रहे हैं, एक राइट और लेफ्ट पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, और जो सेंटर वाला है मेडियस्टिनम, आपने इसको 2 तरीकों से याद करना है। दिस इज द स्पेस बिटवीन, द एम्प्टी स्पेस बिटवीन लेफ्ट एंड राइट लंग्स। इज इट क्लियर? And the second point is that this mediastinum is the area, the region, the cavity of the subcavity of chest cavity which contain a heart of human beings. Clear हो गई बात? ये बात थी चेस्ट कैविटी की। अब बाहर से अंदर की तरफ पढ़ते हैं, ठीक है, बाहर से अंदर की तरफ स्टेप वाइज एक एक चीज नोट करनी है। ये सबसे पहले बाहर चेस्ट वॉल मौजूद है। बाहर क्या है? चेस्ट वॉल मौजूद है। और अगर हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की तरफ आए तो ये जो मेम्ब्रेन हमारे पास है, इधर गौर से देखें, तवज्जो से आप इधर देखें, ये डबल मेम्ब्रेन है। क्या है? डबल मेम्ब्रेन है। मैं इस डबल मेम्ब्रेन को डायरेक्ट नाम दे देता हूं प्लूरा मेम्ब्रेन, ठीक है, या प्लूरल मेम्ब्रेन। भाई प्रीवियस पेपर्स में क्वेश्चन आ चुके हैं, मेम्ब्रेन अराउंड डिश इज कॉल्ड डिश, बहुत सारे आ चुके हैं। पेरिओस्टियम आया था, मेम्ब्रेन अराउंड बोन इज कॉल्ड पेरिओस्टियम। इस तरह आपने ब्रेन का, लंग्स का, किडनी का, A to Z जितने भी आपके पास ऑर्गन्स हैं उन सब के मेम्ब्रेन्स को आपने याद कर लेना है। सो अगर एमसीक्यू ऐसे आता है कि मेम्ब्रेन अराउंड लंग्स इज कॉल्ड क्या, तो आपने बता देना है कि इसको प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। ये एक एमसीक्यू हुआ। द सेकंड थिंग, ये प्लूरल मेम्ब्रेन मेरे प्यारे बच्चों, ये डबल मेम्ब्रेन है। क्या है? डबल मेम्ब्रेन है, आउटर और इनर। ये आउटर जो आप देख रहे हैं, आउटर किधर गया भाई? आउटर मेम्ब्रेन, ये है आउटर मेम्ब्रेन। दिस इज कॉल्ड पेराइटल प्लूरा। आउटर जो है हमारे पास ये क्या है? पेराइटल प्लूरा। और इनर जो है ये है वेस्ट्रल प्लूरा। इन 2 पॉइंट्स को याद कर ली। नाउ देयर इज अ स्पेस बिटवीन दीज 2 मेम्ब्रेन। ये देखिए गौर से आप, ये इनर और ये आउटर, तो इसमें ये स्पेस है। इस स्पेस के अंदर बच्चे आपको फ्लूइड मिलेगा। इस स्पेस को कहते हैं प्लूरा कैविटी। अब 3 चीजें एट अ टाइम आपके सामने आ रही है। बाहर की तरफ क्या है? चेस्ट वॉल है। चेस्ट वॉल के बाद प्लूरा मेम्ब्रेन है। प्लूरा मेम्ब्रेन डबल मेम्ब्रेन है। इसके बीच में स्पेस को क्या कहते हैं? इसके बीच में स्पेस को प्लूरा कैविटी कहते हैं। प्लूरा कैविटी के अंदर बच्चे फ्लूइड पड़ा है, प्लूरल फ्लूइड, एंड दैट फ्लूइड इज रिस्पॉन्सिबल टू रिड्यूस द फ्रिक्शन बिटवीन लंग्स वॉल। इसको याद कर लें। ये लंग्स वॉल जो आपके पास है ना, इसके बीच में फ्रिक्शन को रिड्यूस करना, अमाउंट, ये इफर्ट को यहां पे रिड्यूस करना, ये किसका काम है? ये इस फ्लूइड का काम है। इसका काम, ये एज अ कुशन काम कर रहा है। यहां पे शॉक एब्जॉर्बर, ये बहुत सारे फंक्शन इसके हैं। बट ये याद रखें कि मेन काम इधर हमारे पास क्या है? वो रिड्यूस करना है फ्रिक्शन को। मेरी बात सुने, अब जो मैंने शॉक वाली बात की ना, अब देखिए बाजों का स्पेसिफाइड एमसीक्यू आ जाते हैं। अगर प्लूरा का मेन फंक्शन पूछा जाए तो रिड्यूस द फंक्शन वाली बात, जो अमाउंट ऑफ एफर्ट को रिड्यूस कर रहा है। और अगर शॉक वाली बात की जाए तो उसको स्पेशली आपने हार्ट और नर्वस सिस्टम वालों के लिए याद करना है।
वहां पे जो फ्लूइड है उसका मेन काम शॉक एब्जॉर्प्शन, और यहां जो फ्लूइड है इसका मेन काम क्या है, फ्रिक्शन को रिड्यूस करना। तो ये कुछ चीजें जनरल होती है, कुछ स्पेसिफाइड होती है, उसको फिर आपने याद करना है कि आपसे कोई पॉइंट मिस ना हो। अब आ जाते हैं जरा लंग्स के इनसाइड। एक तो आउटसाइड और चीज देख लें कि इस चेस्ट वाल के नीचे जो रीजन है यहां डायफ्राम शुरू हो रहा है, हमारे पास क्या शुरू हो रहा है, डायफ्राम शुरू हो रहा है। जरा गौर करें, शाबाश, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आउटसाइड से इनसाइड जा रहे हैं। अब बात करते हैं लंग्स के लोब की। अगर मैं इस राइट की बात करूं ना, तो राइट ने टोटल 56% एरिया घेरा हुआ है, एंड दिस इज मेड अप ऑफ 3 लोब्स। ये अगर ये आप देखें जरा, ये आ रहा है बीच में कि नहीं, ये रीजन आ रहा है। राइट लंग टोटल का 56% है और इसके 3 लोब्स है, एंटीरियर, पोस्टीरियर और मिडल, तीनों लोब्स मौजूद है। और अगर लेफ्ट की हम बात करें तो लेफ्ट 44% है और इसके 2 लोब्स है। अब अक्सर चीजें किताब में नहीं होती या डायग्राम में होती है पर आप उसको देख नहीं पाते, तो ये याद कर लें। इधर एंटीरियर, पोस्टीरियर, मिडल, ये तीनों है। यहां पे मिडल वाले को बीच में से निकाल दे, इंटीरियर और पोस्टीरियर, 2 लोब्स मौजूद होंगे। यानी मैं अगर इस लंग को ऐसे डिवाइड करूं ना, तो ये आपको ऐसे मिल जाएगा। ये देखें, ये अपर लोब है, ये ऊपर वाला, और यहां पे ये दरमियान में आपको एक लोब मिलेगा, और ये जो नीचे हिस्सा है ये 3rd लोब है। तो ओवरऑल यहां 3 लोब्स बन गए हैं। ये एंटीरियर इसको नाम दे दें या अपर लोब नाम दे दें, ये बीच वाला रिड्यूस है, छोटा है, इसको आपने इंटरमीडिएट मिडल नाम देना है, और इसको पोस्टीरियर। और ये जो है हमारे पास लेफ्ट लंग, तवज्जो इधर रखें, शाबाश। इस लेफ्ट लंग की अगर आप लोब्स के लिहाज से स्ट्रक्चर इसका देखें तो ये ऐसे होगा, अपर और लोअर 2 लोब्स आपको नजर आ जाएंगे। ये भी एमसीक्यू का इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऐसे आ सकता है। राइट लंग इज मेड अप ऑफ हाउ मेनी लोब्स, 3 is correct option. Left lung is made up of how many lobes, 2 is correct option. Which of the following lobe is not present in left lung? Middle one is the correct option. इस तरीके से आपने लंग्स के स्ट्रक्चर को भी याद करना है। स्पॉन्जिस टिश्यूज यहां पे हमारे पास मौजूद है। नाउ अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, ये जो वॉल्स है ना, वॉल्स, इसकी कंपोजिशन जरूरी है याद करना। अब यहां से आ जाए ट्रैक की तरफ से। इससे पिछले लेक्चर में आपको पढ़ाया था लैरिंक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल। तो ये देखें, ये वो ट्रैकिया है। यहां से जब ट्रैकिया बाइफरकेट होगा, गौर से देखें मेरी तरफ, बाइफरकेशन होगी, तो पहले हमारे पास मेन ब्रोंकाई बनेगा, ठीक है, मेन ब्रोंकाई इधर बनेगा। फिर ब्रोंकाई के सामने मैंने यहां क्या लिखा है, ब्रोंकाई की डिवीजन होगी आगे, तो ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी में कन्वर्ट हो जाएगी। एक बात आप सीख लें, ट्रैकिया से ब्रोंकाई और फिर जितना आप नीचे आते जाएंगे, डायमीटर ऑफ द लेयर, डायमीटर ऑफ द पाइप, डायमीटर ऑफ द कैविटी, ये क्या होगा, ये कम होती जाएगी। समझ आ गई यहां तक बात? अब देखिए शाबाश गौर से, ये ब्रोंकाई की बात हो गई। जब नीचे आएंगे फिर से बाइफरकेशन होगी, फिर से डिवीजन होगी, तो ब्रोंकाई के बाद क्या बनेगा भाई, ब्रोंकियोल बन जाएगा। अब ब्रोंकियोल में आप याद रखें, जब ये मजीद नैरो होगा इसको टर्मिनल ब्रोंकियोल कहेंगे, मजीद नैरो होगा नीचे इसको रेस्पायरेटरी ब्रोंकियोल कहेंगे, फिर एल्व्यूलर डक्ट आएगा और उसके बाद एल्व्यूलाई। जरा गौर से इधर देखना है, मैं आपको कुछ पॉइंट सिखा रहा हूं जो एमसीक्यूज में आ सकते हैं। अगर पूछा जाए, इधर तवज्जो से देखे मेरी तरफ गौर से, मेंटली आपका प्रेजेंट होना जरूरी है, कुछ चीजें याद करने की होती है, तो आप डायग्राम को देख के याद करें तो फिर आपसे एमसीक्यूज गलत नहीं होता, और अगर आप सिर्फ रट्टे लगाएंगे तो फिर मसला होगा। इधर देखिए गौर से, ये काफी डिटेल में ये चीजें आपको यहां से मिल रही है। और फिर भी अगर आपको लगता है कि मसला थोड़ा सा ज्यादा है और आपका बेस थोड़ा सा कमजोर है, तो वो आप फिर प्रीमियम लेक्चर्स में देख सकते हैं, ठीक है। वहां पे आपको बिल्कुल डिटेल कंसेप्ट, बिल्कुल स्टार्ट से प्रैक्टिस टेस्ट, प्रैक्टिस एमसीक्यूज, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, वो सारी चीजें आपको वहां पे मिल जाती है। अब इधर देखिए गौर से मेरी तरफ, एल्व्यूलाई जो है ना, इसका डायरेक्ट कनेक्शन ये जहां से अराइज हुआ है, वो जो पाइप है छोटा सा, वो हमारे पास क्या है, वो एल्व्यूलर डक्ट है। यानी आप ऐसे याद करें कि एल्व्यूलाई
एक ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर है और ग्रेप्स के ऊपर वो जो छोटी सी वो स्टाक नहीं होता छोटा सा, वो आपके पास क्या है, वो एल्व्यूलर डक्ट है, बट ये अंदर से हॉलो है। ठीक है, फिर एल्व्यूलर डक्ट के ऊपर रिस्पायरेटरी ब्रोंकियोल है, फिर रिस्पायरेटरी ब्रोंकियोल के ऊपर टर्मिनल है और टर्मिनल के ऊपर नॉर्मली हम इसको ब्रोंकियोल कहते हैं। रिमेंबर, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ रिस्पायरेटरी सिस्टम which do not contain any cartilage। इस पे कल यानी प्रीवियस लेक्चर में बहुत डिटेल से हमारी बात हुई थी कि यहां कोई हमारे पास कार्टिलेज नहीं होता और जो ब्रोंकाई है उसमें कार्टिलेज प्लेट होता है, कार्टिलेज, और जो ट्रेकिया है वहां कार्टिलेज रिंग होता है, हाफ रिंग होता है, लैरिंग्स में भी प्लेट होता है। ये प्रीवियस लेक्चर में सारी चीजें डिस्कस हो चुकी है। अगर किसी ने वो लेक्चर नहीं देखा, फर्स्ट टाइम ये देख रहे हैं, तो ये तो सिर्फ यहां करेक्ट सीक्वेंस और ये चीजें इंडिकेट कराने के लिए आप जाके वो वाला लेक्चर देख लें जिसमें लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल, तो डिटेल कंपैरिजन आपको वहां मिल जाएगी। अब बच्चे गौर से देखें, आप एक और काम ये करते हैं, अब इस एल्व्यूलाई को खोल के जरा देखते हैं, जूम करके देखते हैं। तो जो वर्ड एल्व्यूलाई है ना, वो यहां मैंने लिखा है कि ये स्मॉल कैविटीज को कहते हैं। इस स्ट्रक्चर को जूम करके अगर मैं देखूं तो ये आपको नजर आ रहा है, ये वो एल्व्यूलर डक्ट है। ठीक है, ये डक्ट है, ये डक्ट है, ये वाला जो है ये आपको रिस्पायरेटरी ब्रोंकियोल नजर आएगा। फिर इससे ऊपर और हमारे पास इससे जरा डायमीटर में ज्यादा होंगी चीजें, वो टर्मिनल, और फिर ऊपर की बहुत सारी स्ट्रक्चर। तो मेनली एल्व्यूलाई जो है वो ये स्पेस है। और एक बात, वो जो पहले एक लेक्चर में मैंने एमसीक्यू पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ द बॉडी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू योर रिस्पायरेटरी सिस्टम, वो चीज यहां मजीद क्लियर हो जाएगी। देखिए कैसे क्लियर होगी। ये जो एल्व्यूलाई आपको नजर आ रहे हैं ना, ये बंच जो नजर आ रहा है, दे आर सराउंडेड बाय कंप्लेक्स नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज। यहां इसके इर्द गिर्द हमारे पास ब्लड कैपिलरीज है, एंड the wall of the capillaries are permeable to gases and the wall of the alveoli is also permeable to gases। that is why इनके बीच क्या होगी, एक्सचेंज। तो वहां करेक्ट ऑप्शन, बहुत सारे बच्चों ने कमेंट्स भी किए थे इसके ऊपर, बहुत सारे बच्चों ने आंसर भेजे थे अपने। करेक्ट आंसर उधर ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है। अगर आपसे पूछे विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ योर बॉडी इज रिलेटेड, डायरेक्टली रिलेटेड टू रिस्पायरेटरी सिस्टम, तो ये देखिए जरा गौर से। अब मैं इनमें से एक एल्व्यूलाई को उठा के जूम कर रहा हूं, ये वो एल्व्यूलाई है, ये ब्लैक जो आपको नजर आ रहा है ये वॉल ऑफ एल्व्यूलाई है, ये ब्लड कैपिलरी है। यहां पे देखिए ये एल्व्यूलाई ऐसे होगा ना, तो इसके इर्द गिर्द क्या है, ब्लड कैपिलरीज इधर मौजूद है। इन कैपिलरीज से ब्लड गुजरेगा और इससे एक्सचेंज होगा, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड की स्पेशली यहां एक्सचेंज का प्रोसेस हो जाता है। एक्सचेंज का एक प्रॉपर मैकेनिज्म के ऊपर एक डिटेल लेक्चर हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, वो आगे चीजें एक्सप्लेन हो जाएगी। एक और पॉइंट जो बच्चे समझते हैं, कंफ्यूजन भी होती है इसमें, आपके सिलेबस में लिखा है सरफेक्टेंट कि व्हाट आर सरफेक्टेंट। ये कोई अलग सा इतना बड़ा टॉपिक नहीं है, आपने सिर्फ 2-3 चीजें सीखनी है। क्या सीखना भाई, मेरी बात जरा सुने, आप गौर से तवज्जो से मेरी बात सुने। इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट सरफेक्टेंट क्या है। पॉइंट नंबर 1, ये केमिकल है। इस केमिकल का नेचर क्या है, अ कंजुगेटेड मॉलिक्यूल मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन, लिपोप्रोटीन। ठीक है, लिपोप्रोटीन से ये बना हुआ है। सरफेक्टेंट कहां से आता है, ये जो आपका रिस्पायरेटरी सिस्टम है, ये एल्व्यूलाइज है, इधर कुछ स्पेसिफाइड सेल्स हैं और वो सेल्स इसको क्या करते हैं, वो इसको सिक्रीट करते हैं। जिस तरह इससे पहले मैंने जिक्र किया था कि सिक्रीशन के लिए क्यूबॉइड एपिथेलियम ये रिस्पॉन्सिबल है, तो आपने ये पॉइंट भी जहन में रखना है, एमसीक्यू में आ सकता है। तो surfactant are actually chemical secreted by the cells of your respiratory system. The chemical nature is lipoprotein and the third important thing is that function के लिहाज से ये germ killer है। ठीक है, डिटर्जेंट की तरह काम करता है, जर्म किलर है हमारे पास। तो ये आपके बॉडी को बचाता है, आपके रिस्पायरेटरी सिस्टम को बचाता है, किस चीज से, जर्म्स वगैरह से। क्लियर हो गई ये बात, तो इसको आपने जहन में रखना है। देखिए यहां से भी अब एमसीक्यू उठाया जा सकता है कि सरफेक्टेंट की एक्टिविटी कौन से सिस्टम से रिलेटेड है। अब ये इम्यून सिस्टम से रिलेटेड है, ठीक है ना, सरफेक्टेंट की एक्टिविटी कौन से सिस्टम से रिलेटेड है, अब ये इम्यून सिस्टम से रिलेटेड है। ये लंग्स और एल्वुलाई के बारे में कुछ डिटेल आपने देखी,
अभी तक इस चैप्टर में हमने जो डिफरेंट लेक्चर्स स्ट्रक्चर्स के ऊपर किए हैं। नोस पहला लेक्चर तो इंट्रोडक्शन का है, फिर नोस के ऊपर अलेक्सा लेक्चर है, फेरिंक्स के ऊपर अलेक्सा है, फिर एक लेक्चर लैरिंक्स ट्रैकिया ब्रोंकाई ब्रोंकियोल के ऊपर है, एंड द लास्ट वन इज अबाउट एल्व्यूलाई एंड लंग्स। यहां ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम एंड हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या होगा, दैट इज द कैपेसिटी, वॉल्यूम एंड कैपेसिटी ऑफ द लंग्स। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, बट उसमें वैल्यूज वगैरह है, तो उसको पढ़ना एक अलग लेक्चर में जरूरी समझता हूं मैं। मिलेंगे उस लेक्चर के साथ, वहां लंग्स की वॉल्यूम और कैपेसिटी को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।